नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कल बाजरे की खेती पर चर्चा कर रहे थे और पहले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ बाजरे के बारे में डिस्कशन किया था। आज बाजरे की खेती को हम लोग समाप्त करने के विचार में हैं और बाजरे की खेती को समाप्त करने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो मिलेट से संबंधित होगा। और वो जो क्लास है हमारा मिलेट, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ध्यान देना कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको वैसा मिलेट पढ़ने को मिलेगा। और मिलेट की अगर हम बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, हर एग्ज़ाम में आया हुआ। मैं एक क्लास पढ़ाया था यूट्यूब पे ही 27 जुलाई को, और 18 अगस्त को पेपर था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। उस एक क्लास से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलेट कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ रहा है। आप कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम उठा के देखो, वहां पर आपको मिलेट से क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान दे रही है मिलेट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलेट हब पर बहुत गहरा चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, स्कीम्स चला रहे हैं। इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुराने समय में हम लोग मिलेट्स पर पूरी तरीके से निर्भर भी हुआ करते थे, परंतु आज हम लोग आधुनिकीकरण के युग में मिलेट से थोड़ा सौतेला व्यवहार कर चुके थे। परंतु प्रकृति का कहर, कोरोना जैसे महान संकट में एक बार पुनः हमको मिलेट की ओर देखना पड़ा। और हमारे जो भुखमरी का बड़ा संकट आने वाला था उससे हमको किसने बचाया? मिलेट ने। तो आज कोरोना के बाद से मिलेट पर बहुत सारे अच्छे खासे कार्य किए जा रहे हैं। यूएन ने उसके लिए इंटरनेशनल ईयर भी डिक्लेयर किया। बहुत सारे अभियान हैं भारत सरकार के द्वारा, श्री अन्न योजना, मीरा पहल, ठीक है, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिशन पहल जो कि दिसंबर 22 में आयोजित हुई। ये बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बाजरे पर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एक बार क्लास को धमाकेदार अंदाज में शेयर कर दें। जो भी आपके भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड से हो, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो या बैचमेट हो, सब तक क्लास पहुंचा दीजिए, ताकि ये जो एग्रोनॉमी का सिस्टमेटिक आपको मैटर मिल रहा है इसको संजो के रखिए। पेपर जब दोगे तो इन सारी क्लासेस का आपको एक बार जरूर याद आएगा कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पढ़ा है। जो भी क्रॉप हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे उठा के हम इसमें डाल दे रहे हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ना करना पड़े। आप हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ो, प्रीवियस ईयर उसी में से आएगा पूरा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसी में क्रॉप में ही समाहित कर दे रहे हैं। तो अगला हमारा बिंदु है, कल हम लोग ग्रोथ स्टेज पर पढ़े थे बाजरे की, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इसमें सीड रेट की चर्चा हम लोग कर लिए थे। सारी बातें हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं। तो रोग की बात करेंगे, डिजीज। तो बाजरे का रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब, धान गेहूं के बाद तीसरा नंबर अनाजों में यही आता है। और ध्यान देना, कोई बच्चा अगर आईसीआर की तैयारी कर रहा है या सीयूईटी की तैयारी कर रहा है और वो हमारी क्लास देख रहा है, तो ये मान के चलो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करना। पिछले 3 सालों में आईसीआर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है बाजरे के डिजीज से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब डिजीज में पहला डिजीज हम आपके बीच डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है हरित बाल रोग। क्या बोलते हैं? हरित बाल रोग। परंतु आईसीआर जब क्वेश्चन पूछता है तो इसकी हिंदी जो है बहुत उटपटांग दे देता है, क्योंकि इसको अंग्रेजी में ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं। और आईसीआर जब पूछता है तो बोलता है, ग्रीन को मतलब हरा लिखता है, ईयर का मतलब कान लिख देता है, हरा कान रोग। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरा कान रोग ये किस में आ गया। ईयर का मतलब वो कान समझ लेते हैं, जबकि ईयर का मतलब बाली होता है, बाली जिसपे दाने आते हैं। ठीक है, तो हरित बाल रोग, इसी को हम बोलते हैं मृदु रोमिलासिता, मृदु रोमिल आसिता, इसी को बोलते हैं तुलासिता। ठीक है, इसी का एक और नाम है तुलासिता।
और इसी को हम बोलते हैं जोगिया रोग। क्या बोलते हैं? जोगिया रोग। ये इसके हिंदी नाम हो गए। बहुत सारे नाम हैं, बस आपको दो चीज याद रखनी है, मृदुरोमिलासिता और हरितवाल रोग। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रीन ईयर डिजीज, और अंग्रेजी में इसका दूसरा एक नाम होता है डाउनी मिल्ड्यू। क्या होता है? डाउनी मिल्ड्यू। मिल्ड्यू के बारे में हम बहुत पहले भी आपको बता चुके हैं, पैथोलॉजी की क्लास में भी आपको हम बताए हैं, और एग्रोनॉमी के मक्के की क्रॉप में मिल्ड्यू बताएं। तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे ग्रीन ईयर डिजीज। और डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू। अब ये रोग होता किससे है? ध्यान देंगे, ये जो रोग होता है ये कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। और इस कवक का नाम क्या होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या नाम होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नाम के कवक से ये रोग होता है। तो लिख लेंगे स्क्लेरोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि ये फंगस से हो रहा है। दूसरा रोग हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना। इसमें जो बाली होती हैं, बाली, वो हरी हरी पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती हैं। जो उपक्रम होता है बाजरे का, जहां पर दाने आने होते हैं, वो गुच्छे के रूप में हरे हरे रंग में पत्तियों की तरह बदल जाती है। बालियां पत्तियों की तरह बदलती हैं और इस पे अच्छे दाने नहीं आ पाते हैं। दूसरा रोग हम लोग देखते हैं अर्गट रोग। अर्गट रोग, जिसको चिपका रोग भी कहते हैं। चिपका रोग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्गोट डिजीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन ईयर डिजीज से भी। और जब हम लोग भारत भारती की किताब पढ़ते हैं 11th क्लास में, उत्तर प्रदेश के बच्चे जब 11वीं में हम लोग पढ़ते हैं भारत भारती पब्लिकेशन की किताब, तो उसमें अर्गट डिजीज ज्वार से संबंधित मिल जाता है। तो ये बाजरे से संबंधित है, ज्वार से नहीं, बाजरे से। ठीक है, तो हम लोग देखें कि अर्गट डिजीज जो है किससे हो रहा है? कवक से हो रहा है। और उस कवक का नाम क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस। जो क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस होता है, ये फंगस होता है। ठीक है, इस फंगस में एक जहरीला रसायन होता है जिसका नाम होता है अर्गोटिन। क्या होता है? अर्गोटिन। अगर गर्भवती मादा पशु इस अर्गोटिन युक्त या अर्गट से ग्रसित बाजरे का सेवन करती है, तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग अर्गोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्गोटिज्म। ठीक है, गर्भ के अंदर ही पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है। किस कारण? जब वो अर्गोटिन युक्त कवक से ग्रसित रोग अर्गट जिस पौधे में लगा होगा उसका अगर सेवन कर लेगी मादा पशु तब। ठीक है, अब अर्गट रोग की बात करते हैं। इसमें जहरीला पदार्थ होता है। इसमें विषैला रसायन एक होता है, जिसका नाम क्या होता है? अर्गोटिन। इसका नाम होता है अर्गोटिन। अगर इसका सेवन करता है कोई, ठीक है, अर्गट या चिपका रोग से ग्रसित
बाजरे का सेवन करने से पशुओं में अर्गोटिज्म विकार हो जाता है। अर्गोटिज्म विकार हो जाता है। अब हमने बता दिया अर्गोटिज्म क्या होता है। अर्गोटिन का सेवन करने से या अर्गट रोग से ग्रसित बाजरे का सेवन करने से जो गर्भवती मादा पशु होगी उसके गर्भ का जो शिशु होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसको हम अर्गोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्गोटिज्म। ये हो गया आपका अर्गट रोग से संबंधित। अब इसका अगर एकांतरण पोषण पूछे, इसका एकांतरण पोषक पूछा जाता है, इस कवक का एकांतर पोषक क्या होता है? अल्टरनेटिव होस्ट, एकांतर पोषक, जिसको हम अल्टरनेटिव होस्ट बोलते हैं। अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेटिव होस्ट क्या होते हैं? ये जैसे फंगस है, ये बाजरे पे अटैक कर रहा है और बाजरे की हार्वेस्टिंग हो गई तो बाजरा फिर उस खेत में नहीं मिलेगा, परंतु इसको जिंदा रहना है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पादप को अपना होस्ट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? अपना होस्ट बनाएगा कुछ समय के लिए, जब तक कि दोबारा बाजरा इसको ना मिल जाए। तो थोड़े समय के लिए, पार्ट टाइम के लिए अपना जीवन यापन जिस पौधे पर करेगा वो पौधा इसका क्या होगा? एकांतर पोषक होगा, अल्टरनेटिव होस्ट होगा। उसका नाम होता है अंजन घास। क्या नाम होता है? अंजन घास, जो राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिलती है, अंजन घास। इसका नाम होता है सिनक्रस सिलियारिस। इस अंजन घास का वैज्ञानिक नाम होता है सिनक्रस सिलियारिस। लिखना चाहना तो लिख लेना, इस अंजन घास का साइंटिफिक नेम होता है सिनक्रस सिलियारिस। ठीक है, बड़ी सी घास होती है, इसको पशुओं को खिलाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये बाजरे से रोग से संबंधित है। ये दो रोग हमने आपको बताए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं आपको इससे संबंधित। इसमें कुछ खरपतवार का भी समस्या देखने को मिलता है, तो खरपतवार देख लेते हैं हम लोग। वीड की बात कर लेते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? होते तो पौधे ही होते हैं, परंतु जिनको हम नहीं चाहते हैं वो भी हमारे खेत में आ जाते हैं। तो अनवांटेड, अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। हम नहीं चाह रहे थे हमारे खेत में ये उगे, परंतु जबरदस्ती आ जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ये हमारी फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और हमारी फसलों को हरा देते हैं कंपटीशन में, क्योंकि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है। ये सूखा भी सहन कर सकते हैं, ये पानी भी झेल सकते हैं। मतलब ये कुदरत के द्वारा इतने स्ट्रांग बनाए जाते हैं जो फसलों को हर समय मात देने के लिए तैयार रहते हैं। न्यूट्रिएंट को ले लो, जगह को ले लो, सनलाइट को ले लो, ग्रोथ को लेके ये हर जगह कंपटीशन करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट से। ठीक है, इसलिए ये फसलों के लिए जहरीले भी साबित हो जाते हैं, मतलब उनकी जिंदगी के लिए ये खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो बाजरे में जो एक खरपतवार लगता है जिसका नाम है मुख्यतः स्ट्राइगा। क्या लगता है? स्ट्राइगा। अब जो स्ट्राइगा खरपतवार होता है, स्ट्राइगा खरपतवार होता है, ये अर्धतना परजीवी होता है। कैसा होता है? अर्धतना। कैसा होता है? अर्धतना। सही बोल रहे कि नहीं? बिल्कुल गलत। ये स्ट्राइगा कैसा होता है? अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अभी हम इसकी एक ट्रिक आपको बता देंगे।
अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार होता है। अब स्ट्राइगा का प्रयोग हम लोग मधुमेह रोग में करते हैं। किसमें? मधुमेह रोग में। तो ध्यान देना, मधुमेह रोग में प्रयोग करते हैं। चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी माइक में। अब हम लोग देखते हैं कि खरपतवार की जब हम बात कर रहे थे तो स्ट्राइगा खरपतवार देख रहे थे बाजरे में, जो कि क्या है? अर्ध जड़ परजीवी। ये स्ट्राइगा का प्रयोग हम लोग मधुमेह रोग में भी करते हैं, डायबिटीज पेशेंट इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रबंध की जब बात आती है तो हम लोग प्रयोग करते हैं एट्राजिन या सिमाजिन। ये दोनों कैसे हैं? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं। इनका प्रयोग हम लोग स्ट्राइगा को मारने के लिए करते हैं। अब एक हम ट्रिक बनाते हैं इनको याद करने की। तो ट्रिक क्या होती है? क्लोज। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। क्लोज की ट्रिक क्या होती है? सी का मतलब होता है कैस्कोटा। कैस्कोटा। एल का मतलब होता है लॉरेंथस। और ओ का मतलब है ओरो। और एस का मतलब है स्ट्राइगा। ठीक है। अब ये चार हैं, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, लोरेंथस, कैस्कुटा। ये हमको ट्रिक याद हो गई। अब हम देखते हैं, इनको हम बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। इसको बोलते हैं सेमी स्टेम पैरासाइट। इसको बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट। इसको बोलते हैं सेमी रूट पैरासाइट, मतलब अर्धजड़ परजीवी। अब ये क्या होता है? टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट मतलब पूरी तरीके से ये तने पर परजीविता निभाएंगे। अगर तना इनको परजीविता निभाने का नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, परंतु दूसरे किसी पौधे पर परजीविता नहीं निभाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण तना परजीवी होते हैं, पूर्ण रूप से तने पर ही परजीविता निभाते हैं। इनको बोलते हैं सेमी स्टेम पैरासाइट। सेमी स्टेम पैरासाइट, जिसको हम बोलते हैं अर्धतना परजीवी। क्या बोलते हैं? अर्धतना परजीवी। ये होता है टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी। ये जड़ पर परजीविता निर्भर करेगा। और SRP मतलब सेमी रूट पैरासाइट। क्या बोलते हैं इसको? सेमी रूट पैरासाइट। ये अर्ध जड़ परजीवी की कहानी हम लोग अब हम लोग इतनी कहानी देख चुके। अब यहां पर जिक्र करेंगे कि जो कैस्कोटा होता है, कैस्कोटा जिसको डोडर भी बोलते हैं, तो कैस्कोटा अपनी परजीविता कहां पर निभाता है? तो कैस्कोटा अपनी परजीविता निभाता है बरसीम और लूसर्न पर।
बरसीम और लूसर्न के पौधे पर परजीविता निभाता है कैस्कुटा। लोरेंथस मुख्यतः बागवानी वाली फसलों पर जैसे आम, अमरूद, नींबू, आम, अमरूद, नींबू, अरे जिसको अपने गांव की भाषा में बांदा कहते हैं। आप देखे होंगे आम के पौधे के ऊपर, अमरूद के पौधे के ऊपर बांदा आ जाता है, नारंगी, पीला, हरा कलर का, और जिसमें पतली पतली ट्यूबलाइक फल आते हैं। देखा होगा आम में लोग कहते हैं बांदा ज्यादा लग गया, तो लोरेंथस को हम लोग बांदा कहते हैं। ओरोबैकी ये खरपतवार मुख्यतः देखने को मिलता है सोलेनेसी कुल के पौधों में। अब सोलेनेसी कुल के पौधों में कौन आएगा? तंबाकू आएगा, आलू आएगा, बैंगन आएगा, टमाटर आएगा, मिर्च आएगा। ठीक है, ये सोलेनेसी कुल के पादप, सोलेनेसी कुल के पौधे। और एक और इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं सरसों। क्या बोलते हैं? सरसों। सोलेनेसी कुल के पादप और सरसों। सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो सब याद रख लेते हैं कि सोलेनेसी कुल के पादप में ओरोबैकी परजीविता निभाएगा, परंतु सरसों एग्जाम्पल में आते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। सरसों याद रखना, ये राजस्थान के फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में भी आया हुआ है कि सरसों का खरपतवार कौन सा है, या ओरोबैकी कौन सी फसल का खरपतवार है, तो सरसों। स्ट्राइगा आता है ज्वार, बाजरा, मक्का। किसमें आता है? ज्वार, बाजरा, मक्का। ये तीनों फसलों में खरपतवार का रोल निभाता है स्ट्राइगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ट्रिक है याद करने की। ये ऐसे याद नहीं होते हैं, अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो ये सारे याद हो जाते हैं। ये अलग से हमने लिखा दिया, बाकी इसका जो मेन वीड है वो स्ट्राइगा है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाजरे की उपज से संबंधित चर्चा कर लेते हैं कि उपज पर बात करेंगे, इल्ड पर। इसकी उपज हमें मिलती है 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कहीं कहीं आपको 30 से 40 क्विंटल भी इसकी उपज मिलेगी। ठीक है, अब इसका भंडारण की जब हम बात करते हैं, ये अनाज हमारे पास भंडारित हो गया, इसका भंडारण हम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान, कितनी आर्द्रता और कितना नमी पर करें कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, तो माना जाता है 12 से 14% अगर नमी है तो अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और 80 से 90% यहाँ पर आपेक्षिक आर्द्रता भी रखनी चाहिए, और एक कमरे के सामान्य ताप पर इसको भंडारित करते हैं। ये उपज और इसका भंडारण वाला सिस्टम हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जो बाजरे से संबंधित है, ज्वार से संबंधित है, जिसका नाम है IIMR। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। क्या नाम है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। 2020 में हैदराबाद को कैपिटल ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब भारत में कृषि की राजधानी का दर्जा मिला था। और 2021 में इसको ट्री सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पेड़ शहर के नाम से इसको संबोधित किया गया। और अगर बात करें
पूरे इंडिया का ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में गौरव है। कैसे? पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर का मात्र एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इंटरनेशनल लेवल का है, और वो है हैदराबाद में। उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनने के हैं। क्यों? क्योंकि 1972 में वो इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ, और 2024 तक के इतिहास में, 52 वर्षों के इतिहास में अभी तक कोई भारतीय व्यक्ति उस पर डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे नहीं तैनात हुआ था। ये पहली बार 2024 के अक्टूबर मंथ में इंडियन डायरेक्टर की तैनाती हुई है, 52 वर्षों में पहली बार। तो आप लोग कमेंट में बताना कि इक्री सेट का इस समय कौन डायरेक्टर जनरल है, डीजी कौन है। ठीक है, तो IIMR कहाँ है? हैदराबाद है। ये ज्वार और बाजरा, जितने भी मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, सबको सपोर्ट देता है, टेक्निकल सब में रिसर्च का काम करता है। ठीक है, एक और इंस्टीट्यूट है IGFRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पड़ता है? तो ये झांसी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झांसी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। झांसी का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, सुने हो कि नहीं? तो हमने देखा IGFRI, यहाँ पर चारे वाली फसलों से संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, झांसी में। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि IGFRI कहाँ स्थित है, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर एक प्रोसेस आता है स्वाथिंग। ठीक है, मोस्टली हम लोग गांव में धान में भी ये अपनाते हैं। ये होता क्या है बेसिकली स्वाथिंग? हम लोग देखते होंगे कि जब कोई भी फसल होती है, हम धान का ही एक एग्जांपल देते हैं आपको, कि गांव में जब धान की कटाई करते हैं किसान, उसके बाद खेत में थोड़े समय के लिए उसको रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पौधे में, उसके दाने में नमी होती है, और जब तक वो नमी दूर नहीं हो जाती तब तक वो खेत में रखे रहते हैं। नमी दूर होने के बाद वो उससे दाना निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्वादिंग क्या होता है जरा ध्यान देखते हैं। बाजरे की कटाई के बाद, बाजरे की कटाई के बाद बाजरे की बालियों को बालियों को खेत में एकत्र करते हैं ताकि उनमें उपस्थित नमी की मात्रा कम हो जाए। और जब नमी कम हो जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, इससे दाने निकाल लेते हैं। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद बाजरे से दाने नहीं निकालते हैं, स्वादिंग क्रिया करते हैं, थोड़े समय के लिए खेत में उसको एकत्र कर लेते हैं ताकि जो बालियों में नमी इकट्ठा होती है वो अलग हो जाए और हम नमी को अलग कर सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो बाजरा होता है, परपरागित फसल होता है, तो हमने कल बात करी थी। अब हम बात करते हैं बाजरे में
नरवंध का कारण, बाजरे में नरवंधता का कारण तो नरवंधता का जो कारण होता है वो टिप्ट 23A होता है। टिप्ट 23A ये नरवंधता का कारण होता है। ये जीन होते हैं जो मेल को स्टेराइल करने में उपयोगी होते हैं। अच्छा, मेल को स्टेराइल क्यों करते हैं हम लोग? तो मेल को स्टेराइल करने का कारण जो नरवंधता है, इसका कारण क्या है कि क्यों हम फालतू में नर को बंद कर देते हैं? क्या कारण ऐसा होता है कि नर को हम बांझ बना लेते हैं और यहाँ से फिर उसको हटा देते हैं? बांझ बनाने का उद्देश्य हमारा एक ही है कि संकर बीज उत्पादन अगर हमें करना है तो हम मन चाहे नर का क्रॉस कराएंगे। तो संकर बीज उत्पादन हेतु हम क्या करते हैं, जो बाजरे के स्वयं के पौधे का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग निष्क्रिय कर देते हैं या इसको स्टेराइल कर देते हैं, बांझ बना देते हैं इसको, और एक डिजायरेबल मेल के पॉलन लेकर के हम फीमेल के उसके जो एग होते हैं या स्टिग्मा पर उसको डालकर हम उससे पॉलिनेशन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने नरवंधता का कारण देखा। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी पौधे से नर भाग को हटाना क्या कहलाता है? किसी पुष्प से नर भाग को हटाना, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम फ्लावर, किसी पुष्प से नर भाग को हटाना क्या कहलाएगा? इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन। मक्के में तो डिटेसलिंग होता है, परंतु अमूमन जो फ्लावर होते हैं उनसे अगर मेल पार्ट को हम रिमूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन बोलते हैं। आप इसको भी लिख लेना। कोई भी प्लांट होगा, जैसे पुष्प होता ना, उसमें 4 कैटेगरीज होती है, 4 पार्ट्स होते हैं। 2 होते हैं एसेसरी, 2 होते हैं नेसेसरी। तो एसेसरी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला। कैलिक्स का कार्य क्या होता है? सबसे बाहर का होता है, अंदर के पुष्प के अंगों की सुरक्षा करना, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता है। कोरोला का कार्य क्या होता है? कोरोला होता है कलरफुल, रंग बिरंगी, जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि जो कीट पतंगे होती हैं वो रंग बिरंगे कोरोला को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हों और पॉलिनेशन करें। जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले होते हैं वो उनके कोरोला कलरफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 होते हैं नेसेसरी जो आवश्यक होते हैं, जिनमें होता है, एक होता है गाइनोसियम, एक होता है एंड्रोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है मादा भाग, एंड्रोसियम का मतलब होता है नर भाग। अब मादा भाग 3 भागों से मिलकर गाइनोसियम का निर्माण होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा, तीनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? गाइनोसियम बनाते हैं, जिसको जायांग कहते हैं। एंड्रोसियम 3 भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है कनेक्टिव, एक होता है आपका फिलामेंट, ठीक है, और एक होता है एंथर। एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट्स, तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोल देते हैं उसको। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं बाजरे की कुछ वैरायटी पर चर्चा कर लेते हैं, प्रजातियों के ऊपर वैरायटीज देख लेते हैं, प्रजातियां। और ये अंतिम बिंदु है बाजरे का। कल हम लोग पढ़ेंगे मिलेट्स, मोटे अनाज। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताएंगे कि बाजरे का वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बाजरे की फसल पर कितना दिया जा रहा है? प्रजातियों के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे पहली प्रजाति फर्स्ट संकर। फर्स्ट संकर वैरायटी की अगर हम बात करें तो बाजरे की जो वैरायटी है वो है HV फर्स्ट। HV फर्स्ट जो वैरायटी है ये 1965 में लुधियाना पंजाब से निकाली गई।
1965 लुधियाना। लुधियाना जो है वो दिया सलाई और साइकिल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। लुधियाना और कपड़े के लिए, पंजाब में ये कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लुधियाना पंजाब से 1965 में ये वैरायटी निकाली गई। इस वैरायटी का जो संकरण था, ये किसके किसके क्रॉस से हाइब्रिड बनाई गई, तो इसका जो संकरण था वो दो वैरायटी से था। एक था टिप्ट 23A, जिससे नर बंदे का जीन निकाला गया था। बाजरे में मेल स्टेराइल जिससे किया जाता है। टिप्ट 23A का जब क्रॉस BIL3 इससे कराया गया, तो जो वैरायटी हमारी निकल कर आई, जो F1 पीढ़ी में वैरायटी हमारी निकल कर आई, वो HV फर्स्ट, ये हाइब्रिड वैरायटी पहले निकल कर आई। दूसरे हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रजातियों पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि HV फर्स्ट किसका संकरण है, तो टिप्ट 23A और VIL3 का संकरण है। ये संकरण कहाँ संपन्न कराया गया, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर, जैसे HHHB 67, पूसा मोती, हीरा मोती, और भी कुछ वैरायटी होती है जैसे WCC75। ये जो वैरायटी होती है ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी होती है, शुष्क भूमि के लिए, शुष्क भूमि हेतु ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद एक वैरायटी और आती है बाजरे की, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे प्रथम या फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी। बायो फोर्टिफाइड क्या होता है कि जैविक तरीके से उसके स्वाद में परिवर्तन ले आना। ठीक है, अतिरिक्त स्वाद में परिवर्तन लाना, अतिरिक्त गुणों में वृद्धि कर देना, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देना, परंतु कोई केमिकली चेंज नहीं करना है, ना ही इसको जेनेटिकली चेंज होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो बायो फोर्टिफाइड होता है ये क्या जेनेटिक मॉडिफाइड होता है? नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं होता है, जैव तरीके से हम उसकी क्वालिटी में बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी एक थाईलैंड की यूनिवर्सिटी है, उसने धान के दाने में नैनो टेक्नोलॉजी से छेद करके उसमें बैंगनी रंग बना दिया, दाना बैंगनी रंग का आने लगा। तो फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वेराइटी जो है धन शक्ति, धन शक्ति। इस धन शक्ति वैरायटी का जो डेवलप किया इस वैरायटी को, तो इसके विकसित कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक हैं साउथ इंडिया के महालिंगम गोविंद राजू। महालिंगम गोविंद राजू, ये देखने में बिल्कुल श्रीलंका के स्पिनर बॉलर मुथैया मुरलीधरन की तरह लगते हैं। महालिंगम गोविंद राजू, इन्होंने इस वैरायटी को डेवलप किया। इसके उपलक्ष्य में इनको 2022 का बोरलॉग पुरस्कार दिया गया, बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में एक मेडल मिलता है और 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। 2023 का पुरस्कार ये किसे दिया गया, आप लोग कमेंट्स में बताना। तो महालिंगम गोविंद राजू ने एक वैरायटी डेवलप की थी धन शक्ति, इसी के लिए इनको क्या मिला, वोरलॉग पुरस्कार। वोरलॉग क्या है, आप लोग पढ़ते होंगे जनरल साइंस में हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसका रिलेशन था फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना, उन्होंने टारगेट बनाया था 5 फसलों पर हम उत्पादन लें, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गेहूं, परंतु ये सीमित रह सकी मात्र 2 ही फसलों पर, धान और गेहूं पर। अमेरिका में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने हरित क्रांति का शुरुआत किया था वो थे नॉर्मन बोरलॉग।
जिनका पूरा नाम था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। एनी बोरलॉग हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, पूरा नाम बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो आज ये लास्ट पॉइंट था हमारे बाजरे की खेती से संबंधित। यहीं पर अपने खेती को समाप्त करते। कल हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हर पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स ही है। पिछले 3 सालों से आप कोई भी पेपर उठा के देखना, एक प्रश्न वहां से जरूर जरूर आता है। ठीक है।